बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम डिफरेंट एसी सर्किट्स पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने प्योर रेजिस्टिव एसी सर्किट पढ़ा है और हमने कंक्लूड किया है कि जब अल्टरनेटिंग करंट प्योर रेजिस्टर में से पास करता है तो करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज़ में रहते हैं, जिसकी वजह से प्योर रेजिस्टिव सर्किट मैक्सिमम पावर डिसिपेट करता है। आज हम एक और एसी सर्किट पढ़ने वाले हैं विच इज़ प्योर इंडक्टिव सर्किट या प्योर इंडक्टर। सो द टाइटल ऑफ टुडे टॉक इज़ एसी थ्रू प्योर इंडक्टर भी कह लें, इंडक्टेंस भी कह लें। अब बच्चों, इससे पहले चैप्टर में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फिनोमेना पढ़ा है, हमने इंडक्टेंस को डिफ़ाइन किया है। अब इंडक्टर का मतलब क्या है? लेट अस रिमाइंड यू व्हाट इज़ इंडक्टर। कोयल को बोलते हैं ऑफ कंडक्टिंग वायर। कंडक्टिव वायर मीन कॉपर वायर का भी कोयल हो सकता है। हैविंग एबिलिटी टू अपोज द चेंज इन करंट। पहली बात, मैं ये नहीं कह रहा कि कुछ कोयल्स में ये एबिलिटी होती है और कुछ में नहीं होती। हर कोयल जो कंडक्टिंग वायर से बना होता है, इट हैज़ एन एबिलिटी to oppose the change in current. It means it is just to introduce you a coil of conducting wire having ability to oppose the change in current. That coil is named as inductor. मैंने आपको एक स्ट्रेट एंड सिलेंड्रिकल कोयल दिखाया है। इस स्ट्रेट एंड सिलेंड्रिकल कोयल को सोलेनॉइड बोलते हैं। कोयल टोरॉइडल शेप का भी हो सकता है। जो टोरॉइडल शेप का कोयल होगा वो भी इंडक्टर ही कहलाएगा। और हमने जो आपको इंडक्टर दिखाया है वो सोलेनॉइड शेप का है। सो दिस इज़ अ वायर विच इज़ कंडक्टिंग, दैट coil is named as an inductor. This coil has an ability to oppose the change in current. That ability is known as its inductance, जिसको बच्चों कैपिटल L से शो करते हैं, जो वेरियस फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। मैंने सोलेनॉइड की इंडक्टेंस का एक्सप्रेशन जस्ट आपको याद दहानी के लिए लिख दिया है। किसी भी स्ट्रेट सिलेंडरिक कॉइल की जो इंडक्टेंस है चार चीज़ों पे डिपेंड करती है। नंबर ऑफ टर्न्स के स्क्वायर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेंथ ऑफ कॉइल स्मॉल एल के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और चौथा फैक्टर कोर ऑफ कॉइल पे डिपेंड करती है। हमने जो इंडक्टेंस लिखी है वो एयर कोर इंडक्टर की लिखी है या एक ऐसे इंडक्टर की लिखी है जिसके अंदर फ्री स्पेस है। दूसरे लफ्ज़ों में किसी किस्म का कोई मीडियम मौजूद नहीं है। आज हम इस प्योर इंडक्टर में से जब अल्टरनेटिंग करंट पास करता है तो वोल्टेज और करंट के आपस में क्या रिलेशंस होते हैं, उन रिलेशंस को ग्राफिकली कैसे दिखाएंगे, फेज़र में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, और प्योर इंडक्टर सर्किट के अंदर पावर कितनी लॉस होती है या नहीं होती, इस चीज़ को हम स्टडी करेंगे। तो कंसिडर करने वाले हैं एक प्योर इंडक्टिव सर्किट। मीन एक प्योर इंडक्टर ले रहे हैं जिसकी इंडक्टेंस कैपिटल L है, उसको AC वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्ट करने वाले हैं। तो कंसिडर अ प्योर इंडक्टर। अब बच्चों, एक और बात समझ लें कि ये प्योर इंडक्टर क्या है। अब इंडक्टर तो मैंने बता दिया, तो प्योर इंडक्टर भी क्या है? कॉइल ऑफ कंडक्टिंग वायर ही है, हैविंग एबिलिटी टू अपोज द चेंज इन करंट बट इट शुड बी रेजिस्टेंस लेस। यानी हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि जिस वायर से ये कॉइल बना हुआ है इसकी इंडक्टेंस तो है लेकिन रेजिस्टेंस नहीं है। हालांकि हर वायर ऑफ मटेरियल की कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होती है। तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि एक ऐसा कॉइल जिसकी रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल हो, सिर्फ उसकी इंडक्टेंस हो, इट मीन्स कि जब उसमें से अल्टरनेटिंग करंट पास करे या जब उसमें से गुजरने वाले करंट में चेंज आए तो वो उस चेंज को अपोज करे। सो प्योर इंडक्टर मीन इंडक्टर विच हैज़ नो रेजिस्टेंस। फिज़िकली ऐसा इंडक्टर हमारे पास मौजूद नहीं। हमारे जितने मटेरियल्स हैं, जितने भी इंडक्टर्स होते हैं, दे आल्सो हैव सम रेजिस्टेंस। It means it is not simply
an inductor. It is the combination of resistor and an inductor which is a real inductor, but we are assuming pure inductor. So consider a pure inductor of inductance L is connected to AC voltage source via switch S as shown in the diagram. Consider pure inductor whose inductance is capital L and it is connected to AC voltage source through switch S या via switch S as shown in the diagram. हम आपको यहाँ पर एक प्योर इंडक्टिव AC सर्किट दिखाते हैं। जी बच्चों, मैंने आपको एक प्योर इंडक्टिव सर्किट दिखा दिया है। दिस इज़ एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस सेल कनेक्टेड विद द अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स वाया स्विच एस एज शोन इन द फिगर। आपको बच्चों बताया है कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स ऐसे वोल्टेज सोर्स को बोलते हैं जिसकी वोल्टेज की मैग्नीट्यूड कंटिन्यूसली चेंज होती है और जो पोलैरिटी है वो रेगुलर इंटरवल के साथ रिवर्स होती है। अब इस सोर्स की पोलैरिटी थ्रू आउट द टाइम सेम नहीं है। ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ साइकिल विच इज़ फ्रॉम 0 to t/2 अगर पोलैरिटी अज्यूम करते हैं ये वाली है, तो आफ्टर द फर्स्ट हाफ साइकिल ड्यूरिंग सेकंड हाफ साइकिल विच इज़ फ्रॉम t/2 to t द पोलैरिटी वुड बी रिवर्स। दैट वोल्टेज इज़ नेम्ड एज AC वोल्टेज, दिस सोर्स इज़ नेम्ड एज AC वोल्टेज सोर्स। अब जब हम बच्चों इस स्विच को क्लोज़ करेंगे, इस सर्किट में से अल्टरनेटिंग करंट गुजरेगी और अल्टरनेटिंग करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू हमें पता होती है, दैट इज़ इक्वल टू पीक वैल्यू इनटू साइन ओमेगा टी भी लिख सकते हैं, काज ओमेगा टी भी लिख सकते हैं। तो चूँकि हम अपने अल्टरनेटिंग करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू को साइन ओमेगा टी के साथ ही लिखते आ रहे हैं, तो मैं साइन ओमेगा टी के साथ ही इसको, अब जब वही अल्टरनेटिंग करंट इस इंडक्टर में से गुजरेगा तो आपको पता है अल्टरनेटिंग करंट चेंजिंग करंट है, इस कोयल का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसके अंदर सेल्फ इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस होगी, जिसकी मैं अगर वैल्यू लिखूं तो दैट वैल्यू इज़ इक्वल टू E इक्वल टू माइनस L डेल्टा I डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। L का मतलब क्या है, इस इंडक्टर की इंडक्टेंस, डेल्टा I बाई डेल्टा टी रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। और आपको बताया है कि ये जो इंडक्टर है इस इंड्यूस्ड EMF को अपोज करेगा। इसका मतलब है, माइनस का मतलब है कि जो इंड्यूस्ड EMF है वो इस करंट की चेंज को अपोज करेगी ड्यू टू द इंडक्टेंस, या इंडक्टर जो है इस रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट को अपोज करेगा ड्यू टू इट्स इंडक्टेंस। क्योंकि इंडक्टेंस की डेफिनेशन ही क्या है बच्चों, द एबिलिटी ऑफ एन इंडक्टर टू अपोज द चेंज इन करंट। अब नेक्स्ट देखते हैं, पहले थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लें फिर बता रहा हूँ। स्विच क्लोज करेंगे, अल्टरनेटिंग करंट फ्लो करेगा थ्रू द सर्किट। व्हेन स्विच S इज क्लोज्ड, अल्टरनेटिंग करंट flows through the circuit and the instantaneous value of alternating current is I equal to Im sin omega। इस इक्वेशन को बच्चों बंद कर दें। ये Im आपको बताया है, ये पीक वैल्यू है ऑफ अल्टरनेटिंग। पीक वैल्यू का मतलब है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, दैट इज नोन एज पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। व्हेन alternating current passes through the inductor, a self EMF is induced in the coil due to its inductance. This induced EMF opposes the change in current mathematics। मैं उस EMF की बच्चों वैल्यू लिखने जा रहा हूँ। फिर बच्चों अंडरस्टैंड करें, हमने एक प्योर इंडक्टर सर्किट ले लिया, हमने कहा कि स्विच क्लोज किया, अल्टरनेटिंग करंट फ्लो करेगा। अल्टरनेटिंग करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में लिख दी है। जब यही अल्टरनेटिंग करंट इस इंडक्टर में से गुजरता है तो इसके अंदर एक EMF इंड्यूस्ड होती है ड्यू टू द इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल एंड अकॉर्डिंग टू लेंज़ लॉ दिस इंड्यूस्ड EMF अपोजेस द चेंज इन द करंट।
अब जो पहला सेंटेंस है कि जब अल्टरनेटिंग करंट गुजरता है तो एक सेल्फ ईएमएफ इंड्यूस्ड होती है इन द कॉइल, दिस इज़ फेराडे लॉ, एंड दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोजेस द चेंज इन करंट, दिस इज़ लेंज़ेस लॉ। ये दोनों लॉ पिछले चैप्टर में पढ़कर मैथमेटिकली मैंने इंड्यूस्ड ईएमएफ जो इस कॉइल में प्रोड्यूस हुई है उसको यहाँ पर ये लिख दिया है मैथमेटिकली, दैट इज़ E इक्वल टू माइनस एल डेल्टा आई डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। अब जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रही है वो इंडक्टेंस ऑफ कॉइल की वजह से, माइनस का मतलब है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है दैट ऑलवेज अपोजेस द चेंज इन दैट करंट। अब बच्चों काम की बात ये है, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ जो प्रोड्यूस हो रही है ये एग्जैक्टली उतनी ही होती है किसी भी इंस्टेंट पे जितनी इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज होती है अगर इंडक्टर प्योर है तो चूँकि हम बोल रहे हैं कि हमारा इंडक्टर प्योर है तो ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगी इसमें ये एग्जैक्टली इक्वल टू द अप्लाइड वोल्टेज होगी लेकिन इन अपोजिट डायरेक्शन होगी। सो एज द इंडक्टर इज प्योर द इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी इक्वल एंड opposite to the applied voltage at that। हम बोल रहे हैं कि किसी भी इंस्टेंट पे जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी दैट विल बी इक्वल एंड अपोजिट टू द अप्लाइड वोल्टेज एट दैट इंस्टेंट। हम बोल रहे हैं कि अप्लाइड वोल्टेज मीन सोर्स वोल्टेज दैट इज इक्वल टू माइनस सेल्फ इंड्यूस्ड। अप्लाइड का मतलब फिर कह रहा हूँ जो इंडक्टर को वोल्टेज सप्लाई हो रही है इस सोर्स से, जो सोर्स की वोल्टेज है दैट इज नोन एज अप्लाइड वोल्टेज V इक्वल टू माइनस। और अगर हम वैल्यू पुट कर दें तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। मैं इधर नीचे लिखने लगा हूँ V इक्वल टू एल डेल्टा आई डिवाइडेड बाई। अब बच्चों अंडरस्टैंड करें, हमने ये देखना है कि जो सोर्स की वोल्टेज है किसी भी इंस्टेंट पे वो कितनी। फार्मूला हमारे पास आ गया है, जो वोल्टेज सोर्स से अप्लाइड हो रही है वो उतनी है जितनी इसमें वोल्टेज इंड्यूस्ड हो रही है, लेकिन ये शर्त है कि इंडक्टर हमारा प्योर हो। अदरवाइज़ अगर इंडक्टर प्योर ना हो तो वोल्टेज उसमें उतनी इंड्यूस्ड नहीं होती जितनी अप्लाइड हो रही होती है। सो V इक्वल टू एल डेल्टा आई बाई डेल्टा। अब नज़र आ रहा है कि जो सोर्स की वोल्टेज है या जो अप्लाइड वोल्टेज है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। अब करंट तो हमारे पास है लेकिन हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट निकालना है। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट सिंपली बोलें तो हमने कैलकुलेट करना है कि किसी भी स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के दौरान करंट में जो चेंज आ रही है वो कितनी है पर यूनिट टाइम, दैट इज नोन एज रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। मीन डेल्टा आई मीन कि चेंज इन करंट, डेल्टा टी मीन टाइम इंटरवल। तो हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट निकालना है। दूसरे लफ्ज़ों में अगर इस इक्वेशन से करंट की चेंज निकालें ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम इंटरवल तो रेट ऑफ चेंज निकाल सकते हैं। मैथमेटिक्स में इस ऑपरेशन को डिफरेंशिएशन बोलते हैं या डेरिवेटिव बोलते हैं। इसका मतलब है कि अगर हम इस करंट का रेट ऑफ चेंज निकाल लें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मीन डेल्टा आई बाई डेल्टा टी निकाल लें और यहाँ पुट कर दें तो हमारे पास सोर्स वोल्टेज आ जाए। अब हम बोल रहे हैं कि ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है वो किसी भी फंक्शन का अगर हमने लेना हो, जैसे यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट ले रहे हैं तो करंट एक फंक्शन है टाइम का। जिस क्वांटिटी का रेट ऑफ चेंज लेते हैं तो वो फिर जिसके लिहाज से ले रहे हैं वो क्वांटिटी उस पर डिपेंडेंट होनी चाहिए। तो हमारे पास करंट फंक्शन है टाइम का, इट मीन हम करंट का रेट ऑफ चेंज ले सकते हैं। इसको मैथमेटिक्स में बच्चों बताया कि डिफरेंशिएशन बोलते हैं या डेरिवेटिव लेना बोलते हैं। जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं वो इस ऑपरेशन से बखूबी वाक़फ़ हैं। अब जो मेडिकल के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए इस ऑपरेशन को सिंपल वे में हम बयान करने की कोशिश करते हैं ताकि आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लें। ये याद रखें कि किसी भी वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट होता है उस
का हम डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन नहीं लेते, उसको एज सच जैसे वो मौजूद है उसको ऐसे ही लिख देते। हम डेरिवेटिव लेंगे उस क्वांटिटी का जो टाइम के साथ वेरी करे। अब वेरी टाइम के साथ क्या कर रहा है, ये जो फंक्शन है साइन ओमेगा टी, ये असल तो ये वेरिएशन तो इसमें आती है, तो करंट चेंज होता है, टाइम चेंज होगा, फेज चेंज होगा, फेज चेंज होगा, साइन की वैल्यू। तो असल में डेरिवेटिव हमने साइन ओमेगा टी का लेना है। आई एम पीक वैल्यू है, ये तो कांस्टेंट है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ आई हेयर, लेट अस वॉच के हाउ वी परफॉर्म द मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। सो दैट v इक्वल टू एल डेल्टा डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। आई की वैल्यू बच्चों मैंने लगा दी आई एम, अब मैंने बताया ये कांस्टेंट है, आई एम पीक वैल्यू, ये डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाए, मैंने बताया इसको डेरिवेटिव नहीं लेना। साइन ओमेगा टी की वैल्यू टाइम के साथ चेंज हो रही है, तो डेरिवेटिव साइन ओमेगा टी का लेना है। जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं वो ये ज़हन में रख रहे हैं कि साइन थीटा का जो डेरिवेटिव होता है वो कास थीटा होता है। कास थीटा का डेरिवेटिव जब हम रिवर्स करते हैं तो वो फिर माइनस साइन थीटा। तो जब मैं इस साइन ओमेगा टी का टाइम के लिहाज से डेरिवेटिव लूँगा तो ये साइन कास में बदल जाएगा। तो मैं इसको प्रोसीड करता हूँ, एल, मैं कह रहा हूँ ये आई एम कांस्टेंट है, ये शुरू में आ जाएगा। डेरिवेटिव हमने लेना है डेल्टा बाई डेल्टा टी साइन ओमेगा टी का। ये आई एम हमने इधर बाहर लिख दिया है डेरिवेटिव से बाहर। अब साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव आ गया काज ओमेगा टी, एल आई एम काज। अब जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव लेते जा रहे हैं अप टू द एंड, जब तक वेरिएबल्स प्रोसीड नहीं हो जाते इस ऑपरेशन से, उस वक्त तक हम डेरिवेटिव लेते हैं। अभी डेरिवेटिव साइन का हुआ है, अब साइन के साथ आगे ये फेज़ है जिसका ओमेगा टी, यानी ये तो कांस्टेंट था, इसका डेरिवेटिव नहीं लिया, साइन की वैल्यू चेंज हो रही है टाइम के साथ, इसका डेरिवेटिव ले लिया, साइन का काज आ गया। अब फेज़ आगे ओमेगा टी है और ओमेगा टी का डेरिवेटिव लेना है और ओमेगा टी में से ओमेगा कांस्टेंट है। अब आगे मैंने डेरिवेटिव लेना है डेल्टा बाई डेल्टा टी फेज़ का, यानी ओमेगा टी का, और मैंने बताया ओमेगा कांस्टेंट है, तो ये जैसे कांस्टेंट पहले बाहर आया था आई एम, ये बाहर आ जाएगा। डेरिवेटिव सिर्फ टी का लेंगे तो टी का डेरिवेटिव क्या आएगा, डेल्टा टी बाई डेल्टा टी, तो डेल्टा टी कैंसिल, मीन 1 आ जाएगा, तो डेरिवेटिव कंप्लीट हो जाएगा। पुटिंग हेयर गोइंग टू राइट ऑन दिस साइड, मैंने इसको मिटा दिया बच्चों ताकि v इक्वल टू एल देन आई एम, और मैंने बताया ओमेगा कांस्टेंट है, ये भी स्टार्ट पे ले आए ओमेगा कांस्टेंट, फिर आगे काज ओमेगा टी। मैंने टी का डेरिवेटिव लेना है तो दैट इज़ डेल्टा टी ओवर डेल्टा टी, तो दिस डेरिवेटिव इज़ 1। डेल्टा टी आम सिंपली मैथमेटिक्स में सपोज करें कैंसिल हो गया, तो दैट इज़ सो वी इक्वल टू एल आई एम ओमेगा काज ओमेगा। अब आपको बताया है जैसे यहाँ पर ये साइन ओमेगा टी के साथ आई एम इस करंट की मैक्सिमम वैल्यू है, इधर इस काज ओमेगा टी के साथ एल आई एम ओमेगा इस वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू है, जिसको पीक वैल्यू आप वोल्टेज बोलते हैं, और इसको हम वी एम लिख सकते हैं। तो ये जो टोटल है ये वाला एल आई एम इंटू ओमेगा, दिस इज़ पीक वैल्यू ऑफ ए सी वोल्टेज जो हमने ये कैलकुलेट की है, और जिसको हम वी एम लिख देंगे, और वी एम किसकी इक्वल है, एल आई एम ओमेगा की इक्वल है, तो वी इक्वल टू वी एम अब काज ओमेगा, वी इक्वल टू। अब ये जो काज ओमेगा टी है इसको अगर हम इन टर्म ऑफ साइन ओमेगा टी लिखना चाहें तो इसको यूँ लिखते हैं साइन ओमेगा टी प्लस पाई। ये एक फार्मूला होता है, उससे अगर हम इसको सॉल्व करें साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 को, तो फिर हमारे पास आंसर काज ओमेगा टी ही आ जाता। वो मैं फार्मूला आपके लिए यहाँ पर लिख देता हूँ। फार्मूला है साइन एल्फ़ा प्लस बी। अगर मैं इसको एवेल्यूएट करूँ तो दिस इज़ रिटन एज साइन एल्फ़ा काज बीटा प्लस काज एल्फ़ा साइन बीटा। अब एल्फ़ा का मतलब ओमेगा टी है, बीटा का मतलब पाई बाई 2 है। यहाँ पर ये वैल्यूज़ पुट करके हल करें, इसको सॉल्व करें तो ये काज ओमेगा टी ही आ जाएगा। इस इक्वेशन को हमने नंबर 2 का। अब इक्वेशन नंबर 1 को देखें। ये वो अल्टरनेटिंग करंट है जो इस प्योर इंडक्टर में से पास कर रहा है। ये वो वोल्टेज है जो सोर्स से अप्लाई हो रही है।
अब नज़र आ रहा है कि करंट का फेज़ ओमेगा टी है, वोल्टेज का फेज़ ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 है। इसका मतलब है दोनों के फेज़ एक जैसे नहीं हैं, दोनों के फेज़ में डिफरेंस है। कितना डिफरेंस है? पाई बाई 2 का, यानी 90 डिग्री का फेज़ में डिफरेंस है। किसका फेज़ ज़्यादा है? वोल्टेज का फेज़ पाई बाई 2 ज़्यादा है करंट से। इसका मतलब है अल्टरनेटिंग करंट जब इस इंडक्टर से गुज़रता है तो जो वोल्टेज है वो लीड करती है करंट से इन द फेज़ बाई पाई बाई 2 रेडियन और 90 डिग्री। ये हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से कंक्लूड कर रहे हैं। तो मैं कंक्लूजन यहाँ पर लिखने लगा हूँ इस एसी सर्किट का कि जब अल्टरनेटिंग करंट गुज़रता है प्योर इंडक्टर में से तो जो सोर्स वोल्टेज है वो फेज़ में करंट से पाई बाई 2 रेडियन मीन 90 डिग्री लीड करती है, जिसको मैं ग्राफिकली दिखाने वाला हूँ। फिर फेज़र में भी हम इसको रिप्रेजेंट करने वाले हैं। कंक्लूजन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इट इज़ क्लियर दैट फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 it is clear that when alternating current passes through a pure inductor, the voltage leads by the current in the phase by pi by 2 radian mean 90 degree। कि जब अल्टरनेटिंग करंट प्योर इंडक्टर में से गुजरता है तो वोल्टेज लीड करती है करंट से फेज़ में पाई बाई 2 रेडियन। ये V लीड कर रही है भाई, ये देखें V इक्वेशन नंबर 2 में देखें, इधर ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, प्लस का मतलब है लीड कर रही है, फेज़ आगे जा रहा है, फेज़ ज़्यादा है करंट से। इसका मतलब है कि जिस वक्त ये करंट मिनिमम होता है उस वक्त वोल्टेज मैक्सिमम होती है, हम ये कह रहे हैं। इसका मतलब है जिस वक्त स्विच जस्ट क्लोज करेंगे, जिस वक्त करंट जस्ट राइज करना स्टार्ट करेगा, उस वक्त इसमें EMF ग्रेटेस्ट प्रोड्यूस होगी। यानी एट द वेरी फर्स्ट इंस्टेंट जिस वक्त इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट 0 होती है एंड बिगिंस टू इंक्रीज पॉजिटिवली, दिस इंड्यूस्ड वोल्टेज वुड बी मैक्सिमम। हम ये कह रहे हैं, यानी हम ये नहीं कह रहे कि जिस वक्त ये 0 होगा ये भी 0 होगी, जिस वक्त वो मैक्सिमम होगा ये भी मैक्सिमम होगी, जिस वक्त ये नेगेटिव पीक पे जाएगा ये नेगेटिव पीक पे होगी। ये प्योर रेजिस्टिव में हमने देखा था कि वोल्टेज और करंट सेम फेज़ में होते हैं। लेकिन जो हमारा इंडक्टर है, जो AC सर्किट का एक बेसिक एलिमेंट है, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो एंटायरली डिफरेंट है प्योर रेजिस्टिव सर्किट से। और कंक्लूजन दे बता रहे हैं कि व्हेन अल्टरनेटिंग करंट पासेस थ्रू प्योर इंडक्टर द वोल्टेज लीड्स बाय द करंट इन द फेज बाय पाई बाई 2 रेडियन और 90। दिस बिहेवियर इज ग्राफिकली शोन एज, मैं इस बिहेवियर को ग्राफिकली दिखाने लगा हूँ और फिर इसी बिहेवियर को फेजर रिप्रेजेंटेशन भी देने वाला हूँ। सो दिस इज ग्राफिकली शोन। ग्राफ में बच्चों आपको प्योर इंडक्टर का बिहेवियर दिखाने लगा हूँ। जी बच्चों, मैंने ग्राफिकली आपको ब्लू कलर लाइन के साथ करंट को दिखा दिया है और ब्लैक लाइन के साथ जो इंडक्टर की वोल्टेज है मैंने वो बता दी। मैंने बताया t 0 पे करंट तो 0 होगा, लेकिन जब t 0 पुट करें इस इक्वेशन में तो ये तो 0 हो जाएगा, लेकिन पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 1 होता है, वोल्टेज पीक वैल्यू से स्टार्ट होगी। तो ज़रा 0 पॉइंट पे देखें, करंट तो 0 से राइज़ करता हुआ जा रहा है लेकिन वोल्टेज मैक्सिमम से नीचे आ रही है। इसका मतलब है पॉजिटिव पीक का मतलब है इस ब्लैक कलर वाले ग्राफ का जो फेज़ है वो पाई बाई 2 है और जो इस ब्लू कलर वाली लाइन का फेज़ है यहाँ पर 0 है। इट मीन्स ब्लैक कलर वाली लाइन जो है जो वोल्टेज को शो कर रही है वो फेज़ में करंट से पाई बाई 2 लीड कर रही है। सो दिस इज़ द ग्राफिकल वे टू रिप्रेजेंट द अल्टरनेटिंग करंट एंड अप्लाइड वोल्टेज थ्रू द प्योर इंडक्टिव सर्किट। इन फेज़र डायग्राम, अगर इसी को मैं फेज़र में दिखाऊं तो उसको देखें। इन फेज़र डायग्राम V एंड I R, फेज़र डायग्राम में मैं V और I आपको बच्चों दिखाता हूँ। जी बच्चों ज़रा देखें, मैंने करंट का फेज़र हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दिखाया है
मीन करंट का फेज़र मैंने दिखाया एट t इक्वल टू 0, और करंट का फेज़र t 0 पे अगर हम अगर वोल्टेज का फेज़र t 0 पे निकालें तो v इक्वल टू वी एम। इट मीन्स मैक्सिमम प्रोजेक्शन वर्टिकल एक्सिस पे आना चाहिए, तो हमारे पास ये इंडक्टर की वोल्टेज का, यानी इस ब्लैक कलर वाली लाइन चूँकि जिस वक्त करंट ज़ीरो है ये पीक वैल्यू पे है, और जब किसी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी की इंस्टेंटेनियस वैल्यू पीक पे होती है और पॉजिटिव पीक पे होती है, तो उस वक्त हम उस अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का फेज़र अलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन दिखाते हैं। इस वक्त इस वोल्टेज की इंस्टेंटेनियस वैल्यू ग्रेटेस्ट है। दिस इज़ एक्चुअली वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, जिसको मैंने यहाँ पर सिंपली वी लिखा है, इधर वी लिखा हुआ है। सोर्स वोल्टेज है और हम कह रहे हैं इतनी ही वोल्टेज इंड्यूस्ड होगी अगर इंडक्टर प्योर हुआ, तो ये सोर्स की वोल्टेज है, ये इंडक्टर की वोल्टेज है, मतलब एक ही है। आई क्या है? रिजल्टेंट करंट है जो इंडक्टर से पास कर रहा है, और वोल्टेज करंट से 90 डिग्री लीड कर रही है। तो इसका मतलब है जिस वक्त ये फेज़र इधर है, करंट का इधर है, और अगर ये वोल्टेज का फेज़र इधर ले लूँ तो करंट का फेज़र फिर इससे पीछे होगा। तो हम किसी भी इंस्टेंट पे जब फेज़र दिखाएंगे, वोल्टेज का फेज़र π/2 करंट से लीडिंग ही होगा। अब ज़रूरी नहीं है, मसलन मैं इसको यूँ अगर दिखा रहा हूँ, ये ब्लैक कलर का मार्कर वोल्टेज का फेज़र है और ब्लू कलर का जो मार्कर है करंट का अगर फेज़र है थ्रू इंडक्टर, तो जब वोल्टेज का फेज़र इधर आ जाएगा तो करंट का फेज़र इससे π/2 पीछे होगा। जब हम वोल्टेज का फेज़र इधर लेंगे तो करंट का फेज़र फिर इस डायरेक्शन में होगा, लेकिन π/2 पीछे ही होगा। और जिस वक्त ये वोल्टेज का फेज़र इधर आएगा, ये करंट का फेज़र उधर चला जाएगा, लेकिन इससे वो पीछे ही होगा। उसकी रीज़न क्या है कि हम जो एंगल मेजर करते हैं किसी भी वेक्टर का, वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हैं। इसका मतलब है इस तरफ एंगल मेजर करें तो ये लीड कर रही है π/2 इस करंट से। सो दिस इज़ द AC थ्रू प्योर इंडक्टर। अब बच्चों हमने कहा है कि ये जो इंडक्टर होता है, इट हैज़ एन एबिलिटी टू अपोज द चेंज इन करंट। इट मीन्स हम कह रहे हैं कि इंडक्टर अल्टरनेटिंग करंट के फ्लो को अपोज करता है। इसको हम इंडक्टर की रिएक्टेंस बोलते हैं। मैंने कहा था इंडक्टर परमिट्स DC, कि इंडक्टर DC को गुजरने देता है। अगर बिल्कुल प्योर इंडक्टर है तो वो DC को पास करने देगा, लेकिन अगर प्योर इंडक्टर है तो फिर वो AC के पैसेज को रोकेगा, अल्टरनेटिंग करंट के फ्लो को कंट्रोल करेगा। ये जो कैरेक्टरिस्टिक है किसी भी प्योर इंडक्टर का, दैट इज़ नोन एज इंडक्टिव रिएक्टेंस या रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर। रिएक्टेंस ऑफ या इंडक्टिव रिएक्टेंस, फिजिकली अपोजिशन ऑफर्ड बाय अ प्योर इंडक्टर to the flow of, opposition offered by a pure inductor to the flow of AC। मैंने बताया है कि प्योर इंडक्टर ऑफर ज़ीरो opposition to the flow of DC, but it controls the alternating current, so it offer opposition to the flow of AC. This quantity is named as inductive reactance। मैथमेटिकली इसको डिफाइन करने वाले हैं कि ये मैथमेटिकली किसके बराबर है। तो पहले तो इट इज़ डिनोटेड बाय XL, इसको हम XL से डिनोट करते हैं, X और सबस्क्रिप्ट मैंने L लगा दी है। इट इज़ मेजर्ड इन ओहम, इसको ओहम में मेजर करते हैं। करंट की फ्लो को जो भी अपोजिशन होगी, चाहे रजिस्टर की रेजिस्टेंस है या इंडक्टर की रिएक्टेंस है, इट इज़ मेजर्ड इन। मैथमेटिकली क्या है? मैथमेटिकल रेशियो ऑफ पीक वैल्यूज़ ऑफ AC वोल्टेज टू द AC। ये मैं ओम्स लॉ से बात बयान कर रहा हूँ कि अकॉर्डिंग टू ओम लॉ द रेशियो ऑफ पीक वैल्यू ऑफ AC वोल्टेज टू द पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, दैट इज़ नोन एज द इंडक्टिव रिएक्टेंस डिनोटेड बाई XL। तो मैथमेटिकली अगर मैं निकालूँ तो XL दैट इज़ इक्वल टू VM डिवाइडेड बाई I।
हम ये भी कह सकते हैं कि XL इज़ एक्चुअली इक्वल टू रेशियो ऑफ रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज टू द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। और यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं, अगर मैं रेशियो ऑफ पीक की जगह पे मैं यहाँ पर RMS वैल्यूज़ लिख दूँ तब भी ठीक है। अगर मैं इस एक्सप्रेशन को यूँ भी लिख दूँ VRMS ओवर IRMS, तो एक्चुअली तो यूँ ही लिखना चाहिए कि इट इज़ रेशियो ऑफ रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज़ ऑफ AC वोल्टेज टू द AC दैट इज नोन एज द रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर। और रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज पीक वैल्यू डिवाइडेड बाई √2 होती है, तो √2 कैंसिल कर दें तो यही एक्सप्रेशन फिर आ जाएगा। यानी अगर मैं इसकी जगह पे वैल्यू लगाता भी हूँ इस इक्वेशन की जगह पे, तो दैट इज़ पीक वैल्यू ओवर √2 होल अंडर रूट आई की पीक वैल्यू ओवर √2, ये √2 कैंसिल हो जाएगा। तो जो रेशो VRMS और IRMS की आएगी वही रेशो VM और IM की भी आएगी। तो इसलिए अगर हम रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर को डिफाइंड करते हैं मैथमेटिकली, तो चाहे तो आप बोलें रेशियो ऑफ पीक वैल्यू ऑफ AC वोल्टेज टू द AC या RMS वैल्यू ऑफ AC वोल्टेज टू द RMS वैल्यू ऑफ AC, आंसर हमारा सेम ही आएगा। सो पुटिंग द वैल्यू हेयर VM, अभी हमने जब इस सोर्स से जो इंडक्टर वोल्टेज निकाल रहा था करंट का, हमने डेरिवेटिव लिया था विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमने वहाँ पर पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज लिखी थी। पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज दैट वाज L ओमेगा और IM थी डिवाइडेड बाई IM, ये वाला IM V की वैल्यू मैंने लगा दी है, ये IM कैंसिल, तो XL दैट इज़ इक्वल टू ओमेगा L। इसको लिखना चाहें तो हम यूँ भी लिख सकते हैं XL ओमेगा की जगह पे 2πf लगा सकते हैं इनटू ये जो ओमेगा है दैट इज़ 2πf, और जो पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज है दैट इज़ L ओमेगा IM। जो इक्वेशन नंबर 2 हमने लिखी थी उसमें VM पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज थी विच वाज L ओमेगा IM, तो वो वैल्यू पुट कर दी, IM कैंसिल हो गया, L ओमेगा आ गया, या ओमेगा इंटू L लिख दें, ओमेगा की जगह पे 2πf है। इसका मतलब है इंडक्टर इतना ही ज़्यादा रिएक्ट करता है जितना इस अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। मीन अगर इस अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी हम बढ़ा दें तो रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर बढ़ जाएगी। इट मीन ये फिर अल्टरनेटिंग करंट के फ्लो को और ज़्यादा अपोज करेगा। और अगर हम इस अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी ज़ीरो कर दें, अगर हम अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी कम कर दें तो रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर भी कम हो। DC की फ्रीक्वेंसी ज़ीरो होती है, इसका मतलब है DC को प्योर इंडक्टर रिएक्ट नहीं करता, इट मीन्स उसको परमिट करता है और करंट कंप्लीटली पास कर जाता। तो DC के लिए फिर बता रहा हूँ F0 है, F0 होने का मतलब है दैट इज़ रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर इज़ ज़ीरो। मैं इन DC सर्किट F0 दिस इम्प्लाइज रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर इज़ आल्सो, इसका मतलब है कि इंडक्टर की रिएक्टेंस सिर्फ AC के लिए ही होती है। इंडक्टर DC को अलाउ करता है, परमिट करता है। हमने डेफिनेशन में बच्चों लिखा है कि अ पोजीशन ऑफर्ड बाय प्योर इंडक्टर टू फ्लो ऑफ करंट नहीं लिखा, टू फ्लो ऑफ AC लिखा। तो इट मीन्स जो इंडक्टर की रिएक्टेंस है वो उसकी अपोजिशन है जो वो उसको ऑफ़र करता है अल्टरनेटिंग, जो अल्टरनेटिंग करंट के फ़्लो को ऑफ़र करता है, दैट इज नोन एज रिएक्टेंस। XL है, मैथमेटिकली इट डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स या फ्रीक्वेंसी ऑफ AC and self inductance of that inductor which depends on length of coil, number of turn, area of cross section and the core of the coil. It means इंडक्टर की रिएक्टेंस या तो इंडक्टर के अपने कैरेक्टरिस्टिक पे डिपेंड करती है या अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। इट मीन्स जितना आप इंडक्टर को मोर रेजिस्टिव ऑपरेट कराना चाहते हैं, यू हैव टू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ AC
जितनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी एसी की उतना ही इंडक्टर उस अल्टरनेटिंग करंट के फ़्लो को ज़्यादा अपोज करेगा। रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी। पावर लॉस इन इंडक्टर। बच्चों, आपको बताया है कि एसी सर्किट के अंदर इंस्टेंटेनियस पावर का मतलब है प्रोडक्ट ऑफ इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज एंड इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एसी। आपको बताया था कि जो पावर है एसी सर्किट की दैट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। आपको बताया था पावर फ्रॉम सोर्स टू द सर्किट इज पॉजिटिव एंड द पावर फ्रॉम सर्किट टू द सोर्स दैट इज़ टेकन एज नेगेटिव। अब देखते हैं कि प्योर इंडक्टिव सर्किट में क्या हर वक्त पावर पॉजिटिव है या नेगेटिव है या पीरियडिकली पावर में वेरिएशन आ रही है। ग्राफिकली देखें, हमने V और I का ग्राफ दिखाया है थ्रू द इंडक्टर। दिस इज़ फर्स्ट क्वार्टर ऑफ एसी साइकिल, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर एंड द फोर्थ क्वार्टर। अगर हम फर्स्ट क्वार्टर को देखें यहाँ से, दिस इज फर्स्ट क्वार्टर ऑफ एसी। वोल्टेज एंड करंट बोथ आर अबव द मीन लेवल, इट मीन्स बोथ आर पॉजिटिव, इट मीन्स पावर इज पॉजिटिव। सेकंड क्वार्टर में देखें, जो यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक, ये वाला ग्राफ मीन करंट तो पॉजिटिव है लेकिन वोल्टेज नेगेटिव है, तो सेकंड क्वार्टर में पावर नेगेटिव है। फिर थर्ड क्वार्टर में देखें, जो यहाँ से लेके यहाँ तक है, यानी फर्स्ट क्वार्टर ये वाला है, सेकंड क्वार्टर ये वाला है, थर्ड क्वार्टर ये वाला है और फोर्थ क्वार्टर ये वाला है। मैंने चारों क्वार्टर्स आपको बच्चों दिखा दिए हैं, इधर से वर्टिकल ग्रीन लाइंस लगाकर सेपरेशन करके दिखा दी है। तो अगर आप देखें तो ये पहले क्वार्टर में देखें, दोनों क्वांटिटियाँ पॉजिटिव हैं, पावर पॉजिटिव। दूसरे क्वाड्रेंट में जाकर दूसरे क्वार्टर में देखें, एक क्वांटिटी नेगेटिव पॉजिटिव है, दूसरी नेगेटिव है, तो पावर नेगेटिव। यहाँ पर दोनों क्वांटिटियाँ नेगेटिव हो गई हैं। थर्ड क्वार्टर में आकर तो पावर फिर पॉजिटिव और चौथे में फिर पावर नेगेटिव। इसका मतलब पहले क्वार्टर में पावर सोर्स से सर्किट यानी लोड की तरफ जाए, यानी पावर कंज्यूम हो रही है। अगले क्वार्टर में पावर लोड से सोर्स की तरफ। इसका मतलब है पहले क्वार्टर में पावर सोर्स से इंडक्टर की तरफ गई, वो पावर या वो एनर्जी इंडक्टर ने स्टोर कर ली, और दूसरे क्वार्टर में फिर पावर जो इंडक्टर ने या एनर्जी इंडक्टर ने स्टोर की थी वो रिवर्स कर। तो पहले क्वार्टर में पावर पॉजिटिव, दूसरे में नेगेटिव, तीसरे में पॉजिटिव, चौथे में नेगेटिव। तो पूरे कंप्लीट साइकिल का पावर एवरेज पावर कैलकुलेट करें तो दैट वुड बी ज़ीरो। इसका मतलब है कि जो इंडक्टर है वो पावर लॉस नहीं करता। मैं ऑन द एवरेज बोल रहा हूँ। वैसे तो पहले क्वार्टर में पावर इंडक्टर ले गया, अगले क्वार्टर में उसने दे दी, तीसरे क्वार्टर में फिर पावर डिलीवर हो गई इंडक्टर को, और चौथे क्वार्टर में पावर रिटर्न हो गई फिर सोर्स को। तो ओवरऑल पूरे साइकिल को देखें तो पूरे साइकिल की जो पावर है, जिसको हम एवरेज पावर का नाम देने वाले हैं, दैट इज़ ज़ीरो ओवर द कंप्लीट साइकिल ऑफ। तो मैथमेटिकली पहले मैं इंस्टेंटेनियस पावर लिख कर देखता हूँ, फिर हम इसकी एवरेज पावर देखते हैं। इंस्टेंटेनियस पावर इज़ द प्रोडक्ट ऑफ इंस्टेंटेनियस वैल्यूज ऑफ एसी वोल्टेज एंड एसी। पी इंस्टेंटेनियस, वी और आई इंस्टेंटेनियस। वी एम काज ओमेगा, आई एम साइन। ये काज ओमेगा टी को बच्चों हमने फिर बाद में काज ओमेगा टी को साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 लिख दिया था, तो दैट इज़ वी एम आई एम काज ओमेगा टी साइन। एवरेज पावर दैट इज़ लॉस्ट बाई द इंडक्टर ओवर द कंप्लीट साइकिल ऑफ एसी हम निकालने जा रहे हैं। आपको बताया जो कांस्टेंट्स होते हैं उनकी एवरेज वैल्यूज़ वही आती हैं, वी एम आई एम। एवरेज वैल्यू काज ओमेगा टी की निकालेंगे ओवर द कंप्लीट साइकिल ऑफ एसी, और साइन ओमेगा टी की वैल्यू निकाल एवरेज वैल्यू। आपको बताया काज ओमेगा टी -1 to +1 के दरमियान वेरी करता है, साइन ओमेगा टी भी -1 to +1 के दरमियान वेरी करता है। तो दोनों की एवरेज वैल्यू अगर निकालें वी गेट ज़ीरो वैल्यू। काज ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू 1 -1 +1 डिवाइडेड बाई 2
-1 + 1 डिवाइडेड बाई 2, तो हमारे पास यहाँ से भी आंसर 0 आ गया और यहाँ से भी 0 आ गया। तो एवरेज पावर जो एक प्योर इंडक्टर लॉस करता है ड्यूरिंग द कंप्लीट साइकिल ऑफ AC, दैट इज़ 0। Thus a pure inductor does not lose. Thus the average power lost by an inductor during complete cycle of AC is 0। एक कंप्लीट साइकिल ऑफ AC में जितनी एक इंडक्टर पावर लॉस कर रहा है दैट इज़। अब बच्चों मैं अगर पावर कर्वेचर वहाँ पे दिखा दूँ तो उसको भी ज़रा उसी डायाग्राम में, मैं इसी डायाग्राम में दिखा देता हूँ। वॉच हियर। सपोज़ मैं इस पॉइंट को पॉजिटिव पावर की पीक वैल्यू ले लूँ और इधर नेगेटिव पीक वैल्यू ले लूँ, तो पहले क्वार्टर में पावर का जो लॉस है वो पॉजिटिव है। ये जो ग्रीन कलर का मैंने शेडेड रीजन दिखाया है, ये फर्स्ट क्वार्टर में जो पावर सोर्स से इस इंडक्टर को डिलीवर हुई। ये दूसरे क्वार्टर में है जो पावर लोड से सोर्स को रिटर्न हुई, जो कि नेगेटिव दिखा दी। पहले क्वार्टर में पावर पॉजिटिव, दूसरे में नेगेटिव, तीसरे में फिर पॉजिटिव, ये फिर पॉजिटिव, और आखिरी क्वार्टर में फिर पावर। मैंने ये ग्रीन जो शेडेड एरियाज़ दिखाए हैं, ये जो एरिया है ये पॉजिटिव एरिया है, दैट इज़ पावर विच इज़ ट्रांसफ़र फ्राम सोर्स टू लोड, that is positive. This area is negative below level, that is the power returned by the load to the source which is negative. In the third quarter again power is positive, in the last quarter the power is negative। तो अगर हम एक पूरा complete cycle of AC लें तो ओवरऑल जो एवरेज पावर लास्ट बाई इंडक्टर है दैट इज़, इसका मतलब प्योर इंडक्टर एक ऐसा बेसिक एलिमेंट है AC सर्किट का जो अल्टरनेटिंग करंट के फ्लो को कंट्रोल भी करता है और पावर भी लॉस नहीं करता। रेजिस्टर इज़ द बेसिक एलिमेंट ऑफ DC सर्किट एज वेल एज AC सर्किट। अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट के फ्लो को अपोज करता है, लेकिन सारी की सारी एनर्जी हीट की फॉर्म में लॉस करता है। सो द सर्किट्स where we want to control the flow of alternating current without much power loss, then we use pure inductive circuits। और इंडक्टर हमने देखा है कि पावर लॉस नहीं करता ओवर द कंप्लीट साइकिल ऑफ